हेलो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्वागत है आपका यूपीएससी क्रॉनिकल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप एक टेलीग्राम चैनल है हमारी यूपीएससी क्रॉनिकल्स के नाम से, तो ये यूजर नेम है। आप इसको अगर सर्च करेंगे @UC_2303, तो आपको यूपीएससी क्रॉनिकल्स की एक टेलीग्राम चैनल नज़र आएगी। आप उसमें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो आपके डाउट्स होते हैं उनको हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वैसे भी आप तो कई सारे चैनल्स को तो वैसे भी ज्वाइन करते हैं, तो एक और ही सही। पिछली क्लास में हमने एक चीज़ देखा था कि शाहू और ताराबाई के बीच जो सिविल वॉर होती है, तो इसमें मराठाओं का काफ़ी नुकसान होता है। तो मराठा सरदारों ने इन दोनों पार्टीज के बीच मध्यस्थता कराई और 1712 में 1712 में फाइनली साहू इमर्ज होते हैं। हालांकि 1708 में जो बैटल ऑफ खेर होती है उसमें साहू इमर्ज विक्टोरियस साबित होते हैं, लेकिन ताराबाई के साथ उनकी स्ट्रगल जारी रहती है। फाइनली 1712 में बालाजी विश्वनाथ के सूझबूझ और उनके डिप्लोमेसी की वजह से साहू अल्टीमेटली कोल्हापुर के ऊपर अपनी विजय हासिल कर लेते हैं। हालांकि कोल्हापुर अभी पूरी तरह से क्रश नहीं हुई। मराठा पावर को डिवाइड कर दिया गया था। सतारा और कोल्हापुर में दो मराठा पावर्स को सतारा और कोल्हापुर में दो मराठा पावर्स स्टेब्लिश हुए। सतारा साहू के अंडर में और कोल्हापुर ताराबाई और बाद में राजेशबाई, जो अपने बेटे संभाजी सेकंड के रीजेंट के रूप में रूल कर रही थी। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं और पेशवा बनने के बाद साहू की पोजीशन को वो काफ़ी स्ट्रांग करते हैं और पेशवाशिप को, अपनी पोजीशन को भी वो काफ़ी स्ट्रांग करते हैं। 1719 में मुगलों के साथ मराठा की ट्रीटी होती है और इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मराठा स्वराज्य की। 1719 की जो ट्रीटी है उसको मराठा स्वराज्य की मैग्ना कार्टा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, क्योंकि इसमें साहू को मुगल एम्पायर ने छत्रपति रिकॉग्नाइज कर लिया और दक्कन में जो मुगल के 6 प्रोविंसेस थे उन 6 प्रोविंसेस से चौथ और सरदसमुखी कलेक्ट करने का अधिकार भी मराठाओं को दे दिया गया था। तो एक तरह से जो शिवाजी ने स्वराज्य का सपना देखा था उसको बालाजी विश्वनाथ ने साहू के लिए पूरा कर दिया। अब साहू की पोजीशन छत्रपति के रूप में स्टेब्लिश हुए, तो मराठाओं के भी साहू की पोजीशन काफी ज्यादा बढ़ गई और इधर बालाजी विश्वनाथ के भी पोजीशन एज ए पेशवा और पेशवा की पोजीशन काफी ज्यादा बढ़ गई मराठा कोर्ट में। साहू ने पेशवा की जो गद्दी है, पेशवा की जो पोस्ट है, उसको बालाजी विश्वनाथ के फैमिली में हेरिडिटरी बना दिया और 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की डेथ होती है तो बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं। पेशवा बनने के बाद पेशवा बनने के बाद बाजीराव ने मराठा की एक्सपेंशन की। जो बालाजी विश्वनाथ ने सरंजामी सिस्टम की शुरुआत की उसको रिवाइव किया और रिफॉर्म किया, तो उससे कुछ मराठा चीफ्स अलग अलग टेरिटोरीज में एक टेरिटोरियल पावर बन के उभरे, लेकिन अभी इनिशियल में उनकी जो लॉयल्टी थी वो पेशवा के साथ थी। बाजीराव के समय उनकी स्थिति मजबूत हो रही थी, लेकिन अभी भी पावर पूरी तरह से पेशवा के हाथों में थी और जो कमांड थी वो पेशवा अपने हाथों में रखे हुए थे। साहू के साथ भी जो रिलेशन थी तो उस रिलेशन में पेशवा काफी इम्पोर्टेंट होते जा रहे थे और वर्चुअली, अभी ऑफिशियली तो नहीं हुई थी पर वर्चुअली बाजीराव डी फैक्टो रूलर बन गए थे। वर्चुअली बाजीराव ने मराठाओं की एक्सपेंशन नॉर्थवर्ड की और इस क्रम में उसने गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड से चौथ प्राप्त की। हालांकि इन जगहों पर उन्होंने किसी तरह की अपनी रूल इस्टेब्लिश नहीं की, किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उन्होंने इंस्टॉल नहीं की थी। वॉज जस्ट द मिलिट्री विक्ट्रीज ओवर द नॉर्दर्न स्टेट सच एज गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा
On at least two occasions, he humbled Nizam as well, first at Palkhed in 1728 and later at Bhopal in 1737, when Peshwa marched into Delhi and exposed the weakness of Mughal Empire. 1740 में बाजीराव फर्स्ट की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद जिसके बाद बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव गद्दी पे बैठते हैं, पेशवा की गद्दी पे बैठते हैं। और बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। अब 1720 में 1740 में बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं और ये 1761 तक पेशवा बने रहते हैं। अगर बालाजी बाजीराव के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अपने पिताजी बाजीराव की तरह ये बहुत बड़े सोल्जर नहीं थे, और बहुत बड़े विजनरी नहीं थे, और बहुत बड़े डिप्लोमेट नहीं थे, उतने बड़े डिप्लोमेट नहीं थे अपने पिताजी के कंपैरिजन में, बाजीराव के कंपैरिजन में। फिर भी बालाजी बाजीराव में एक अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप के गुण थे। मराठा एक्सपेंशन की जो मोमेंटम बाजीराव ने सेट की, उस मोमेंटम को बालाजी बाजीराव ने ना सिर्फ कंटिन्यू रखा, बल्कि बालाजी बाजीराव के समय मराठा पावर अपने पॉलिटिकल एग्रेंडिजमेंट के, पॉलिटिकल एक्सपेंशन के जेनिथ पे पहुंच गई थी, अपने पीक पे पहुंच गई थी। और इसी टाइम पीरियड में, बालाजी बाजीराव के समय में, मराठाओं के बारे में कहा जाता है कि मराठा एम्पायर नॉर्थ वेस्ट में अटक से लेकर के ईस्ट में कटक तक फैली हुई थी। 1750 में एक संगोला एग्रीमेंट होती है। संगोला एग्रीमेंट, संगोला एग्रीमेंट 1750। इस संगोला एग्रीमेंट को मराठाओं की कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन भी कही जाती है। मराठाओं की कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन। इस संगोला एग्रीमेंट में छत्रपति ने छत्रपति ट्रांसफर्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री पावर टू द पेशवा। संगोला एग्रीमेंट 1750 के तहत छत्रपति ने पेशवा को अपनी सारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री पावर ट्रांसफर कर देते हैं। और छत्रपति इसके बाद मराठाओं के नॉमिनल हेड, नॉमिनल राजा के रूप में ही स्टेब्लिश रहते हैं, जबकि एक्चुअल पावर अब फॉर्मली ऑफिशियली पेशवा के हाथों चली जाती है। हालांकि ये बस एक फॉर्मल एग्रीमेंट मात्र थी। फॉर्मल एग्रीमेंट कहने का मतलब कि एक्चुअल पावर ऑलरेडी बाजीराव के समय ही पेशवा अपने हाथों में ले लेते हैं। सो इट वाज जस्ट द ऑफिशियल रिकॉग्निशन, एक लीगल रिकॉग्निशन थी। जिसके बाद पेशवा के पास छत्रपति की जो पहले की जितनी भी पावर थी, पॉलिटिकल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और मिलिट्री पावर, वो सभी पेशवा के हाथों चली जाती है। और पेशवा की कोर्ट जो कि पुणे में थी, पेशवा की कोर्ट पुणे में, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है सतारा के किंग। सतारा इस समय बस, सतारा एक नॉमिनल हेड की तरह, सतारा के किंग, सतारा की छत्रपति नॉमिनल हेड की तरह ही ये बने रहते हैं। जबकि जो डी फैक्टो रूलर है, और और जो मराठा की हेड क्वार्टर है, मराठा की हेड क्वार्टर पुणे शिफ्ट हो जाती है।
तो पेशवा अब ऑफिशियली सबसे इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। बालाजी बाजीराव ने, जैसा मैंने बताया कि जो मराठा एक्सपेंशन की मोमेंटम थी, ही कंटिन्यूड द मोमेंटम ऑफ मराठा एक्सपेंशन, he continued the momentum of Maratha expansion, and m- more than that, more than that, consolidated, consolidation ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप मिलिट्री मिलिट्री फोर्स से आप किसी टेरिटोरीज को एक्वायर करते हैं, पर अगर वो टेरिटोरीज अगर चाहते हैं कि वो आपके पास बनी रहे, तो आपको वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। जैसे वहां पे आपको इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी आपको वहां पे सेटअप करना पड़ेगा, जो बाजीराव नहीं कर पाए थे। बाजीराव ने सिर्फ पॉलिटिकल एग्रेंडेजमेंट की, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट बालाजी बाजीराव करेंगे। So he not only continued the momentum of Maratha expansion, but also consolidated Maratha position, Maratha position in the conquered territories। तो ना सिर्फ मराठा की एक्सपेंशन हुई बालाजी बाजीराव के समय, बल्कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन भी बालाजी बाजीराव ने किया। अब जब ये पेशवा बने 1740 में, तो सबसे पहली कैंपेन के रूप में हम इसका देखते हैं कि आरकट में कैंपेन। आरकट, अब आर्कट थी कार्नेटिक की कैपिटल। इट वाज द कार्नेटिक कैपिटल, इट वाज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक। तो कार्नेटिक को तो शिवाजी के समय ही शिवाजी ने जीता था, 1677 में, जब शिवाजी की दक्षिण दिग्विजय अभियान हुई थी। तो उसमें ही कार्नेटिक में 80 के आसपास किलों को उन्होंने जीता था। अब 1740 तक आते आते काफी लंबी समय हो गई, लगभग 60 से 70 साल हो गए। तो इस बीच जो कार्नेटिक के नवाब थे, कार्नेटिक के नवाब थे इस समय नवाब दोस्त अली, नवाब दोस्त अली। तो 1740 में अंडर रघुजी भोसले, रघुजी भोसले, ये भोसले क्लैन थे। भोसले क्लैन कहाँ पे थी? नागपुर में। तो नागपुर और ईस्टर्न इंडिया के एक्सपेंशन का भार भोसले के ऊपर था, जिसमें रघुजी भोसले ने बहुत बड़ी भूमिका मराठा का एक्सपेंशन में निभाई थी ईस्टर्न इंडिया में। वही सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे तो ये मल्हार राव होलकर आपको नजर आएंगे, और वेस्टर्न इंडिया में आप देखेंगे तो आपको सिंधिया नजर आएंगे, जिसमें दत्ताजी सिंधिया का नाम आप कई बार सुनेंगे। दत्ताजी सिंधिया। तो कार्नेटिक में जो अभियान हुई 1740 में, तो वो रघुजी भोसले ने किया। इस समय जो मराठा की पोजीशन थी कार्नेटिक रीजन में, जैसे वेलोर पे, या जिंजी में, या फिर तंजावुर में, तो दोस्त अली, नवाब कार्नेटिक के नवाब दोस्त अली मराठा पे काफी दबाव बना रहे थे, और मराठाओं से वो टेरिटोरीज हासिल करने में लगे हुए थे। तो इसलिए 1740 में रघुजी भोसले के नेतृत्व में एक मराठा आर्मी कार्नेटिक पहुंची। और जो लड़ाई हुई 1741 में, तो उसमें दोस्त अली वाज किल्ड, दोस्त अली वाज किल्ड इन दैट वॉर। अब दोस्त अली के सन इन लॉ थे चंदा साहिब, दोस्त अली के सन इन लॉ थे चंदा साहिब। ये थे उस समय त्रिचिनोपोली। तो ये जो मराठा टेरिटोरीज थी यहाँ पे, एक तो आप थंजावुर देखेंगे, और थंजावुर जो कावेरी रिवर के कावेरी रिवर के किनारे है।
तो इसी कावेरी रिवर में जब थोड़ा आप वेस्ट आएंगे तो आपको त्रिचिनोपोली नजर आएगी। तो थंजावुर को सिक्योर रखने के लिए त्रिचिनोपोली को जीतना बहुत जरूरी था, और इसी त्रिचिनोपोली से कार्नेटिक के नवाब थंजावुर पे प्रेशर बना रहे थे। तो इस त्रिचिनोपोली पे चंदा साहिब थे, इस त्रिचिनोपोली के किले में चंदा साहिब थे। तो रघु जी भोसले के आर्मी पहले दोस्त अली के साथ उनकी मुठभेड़ होती है, लड़ाई होती है, जिसमें दोस्त अली मारे चले जाते हैं। और उसके बाद रघु जी भोसले ने त्रिचिनोपोली को सीज किया। एक लंबे सीज के बाद चंदा साहिब त्रिचिनोपोली का किला गिरा, त्रिचिनोपोली का किला फतेह हो गया, और चंदा साहिब को यहाँ से उठा करके कैप्चर करके कैद करके सतारा ले गए। चंदा साहिब को कैद करके चंदा साहिब वाज कैप्चर्ड, चंदा साहिब वाज कैप्चर्ड एंड टेकन टू सतारा। सतारा में इनको जेल में डाल दिया गया। तो कार्नेटिक पे एक बार फिर से मराठाओं की पोजीशन स्ट्रांग हो गई। अब 1741 के कैंपेन के बाद जब मराठा लौटेंगे तो 1743 में निजाम नि, निजामुल मुल्क जो असफ जाह थे, तो असफ जाह एक बार फिर से कैंपेन करेंगे और आरकट में अपनी पार्टी जो अपनी पार्टी के अनवर उद्दीन को कार्नेटिक का नवाब बना देंगे। तो अनवर उद्दीन अब कार्नेटिक का नवाब रहेगा 1748 तक। तो उस कहानी पे हम लौटेंगे एक बार फिर से जब हम कार्नेटिक वार को पढ़ रहे होंगे। तो मराठा की कैंपेन यहाँ पे आरकट में हमें क्लियर हो गई यहाँ पे कि दोस्त अली को मार देते हैं, दोस्त अली की मौत हो जाती है लड़ाई में, और चंदा साहिब को कैप्चर करके सतारा ले आते हैं। तो ये थी 1740 1741 की डेक्कन कैंपेन, साउदर्न कैंपेन, कार्नेटिक कैंपेन। इसके बाद गुजरात और मालवा पे कैंपेन होती है। गुजरात और मालवा पे कैंपेन होती है, और गुजरात और मालवा से चौथ तो बाजीराव ने ही प्राप्त कर लिया था। और जो 1737 में निजाम के साथ, निजामुल मुल्क के साथ उनके भोपाल की लड़ाई होती है, और उसके बाद जो ट्रीटी होती है, दो राहत सराय की ट्रीटी, तो उसमें गुजरात और मालवा से चौथ प्राप्त करते हैं, और निजामुल मुल्क बादशाह से, मुगल बादशाह से इस चीज को सैंक्शन भी करवा देते हैं। तो गुजरात और मालवा से चौथ उनको मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से गुजरात और मालवा पे कैंपेन करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्टेब्लिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्टेब्लिश करते हैं, यानी कि ये गुजरात और मालवा की कंसोलिडेशन करते हैं। इनफैक्ट मालवा में पेशवा को डिप्यूटी गवर्नर बना दिया जाता है। तो जिसके बाद वर्चुअली पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मालवा की मराठाओं के पास आ जाती है। तो गुजरात और मालवा भी कंसोलिडेशन हो गया इनका। अब बुंदेलखंड को भी बाजीराव ने जीता था, हालांकि बुंदेलखंड पे इन्होंने अपनी रूल स्टेब्लिश नहीं की। जो छत्रसाल थे, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, तो बुंदेलखंड को छत्रसाल के अधीन वापस कर दिया जाता है, वहां से चौथ प्राप्त करते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में और भी छोटे छोटे कई सारे किंगडम्स थे, जैसे जैतपुर, ओरछा, और भी कुछ छोटे बड़े किंगडम्स बुंदेलखंड में, ये किंगडम्स थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे। तो इन सारे ये किंगडम्स मराठा के इंटरवेंशन को रेसिस्ट करते थे। बालाजी बाजीराव ने बुंदेलखंड की भी कैंपेन की,
और इन सारे स्टेट से, बुंदेलखंड के जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनके साथ उनकी लड़ाई हुई। फाइनली एक ओरछा से ओरछा से उन्होंने झांसी को छीन लिया। झांसी वाज कैप्चर्ड एंड झांसी बिकेम मराठा कॉलोनी इन बुंदेलखंड। झांसी बिकेम मराठा कॉलोनी इन बुंदेलखंड। और इस झांसी में मराठाओं ने अपनी सेना की टुकड़ी को यहाँ पे स्टेब्लिश किया। सो इट वाज मेड अ मिलिट्री कमांड मिलिट्री कमांड ऑफ द मराठाज। तो सेंट्रल इंडिया में एक एक करके बालाजी बाजीराव ने अपनी कंसोलिडेशन की, इन किंगडम्स को जीता, स्टेट्स को जीता, और उन स्टेट्स में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन भी किया। फिर 1752 में मुगल वजीर थे सफदरजंग। ये सफदरजंग वही थे जो अवध के नवाब थे। सादत खान के बाद अवध के नवाब सफदरजंग थे। तो सफदरजंग के साथ एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ कन्नौज। 1752 में ट्रीटी ऑफ कन्नौज होती है। और इस ट्रीटी ऑफ कन्नौज में मुगल एम्पायर बिकेम द प्रोटेक्टोरेट ऑफ द मराठास। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है मराठा के रूल में। 1752 में सफदरजंग वजीर होते हैं, और सफदरजंग ने मराठाओं के साथ एक संधि करी जिसमें मराठाओं को मुगल एम्पायर का गार्जियन, मुगल एम्पायर का प्रोटेक्टर घोषित किया गया। हालांकि इस ट्रीटी को मुगल बादशाह ने कभी सैंक्शन नहीं किया। इसी ट्रीटी में एक और प्रोविजन कि पंजाब, सिंध एंड दोआब रीजन, पंजाब, सिंध और दोआब रीजन से राइट टू कलेक्ट चौथ चौथ कलेक्ट करने का अधिकार भी मराठाओं को मिला। अब देखो, ट्रिक है इसमें ट्रिक क्या है कि जब 1752 में मुगल और मराठाओं की ये ट्रीटी होती है जिसमें पंजाब, सिंध और दोआब रीजन से चौथ कलेक्ट करने का अधिकार मराठाओं को दिया जाता है, तो 1751-52 में ही ऑलरेडी अफगान के साथ मुगल एक ट्रीटी ऑलरेडी कर चुके थे। अफगान, जो मोहम्मद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान एक बड़ी एम्पायर बनी थी, और 1748 से अफगान इन्वेजन इंडिया में होने लगी थी, भारत हिंदुस्तान में होने लगी थी। तो 1751 या 1752 है। तो 1751-52 में मुगल और अफगानों के बीच ऑलरेडी एक ट्रीटी हो चुकी थी जिसमें पंजाब और सिंध रीजन को अफगानों के अधीन दे दिया गया था। यानी कि पंजाब सिंध रीजन पर अफगानों का अधिकार हो चुका था, और पंजाब सिंध रीजन अफगान टेरिटोरी, अफगान एम्पायर का हिस्सा हो चुके थे। यानी कि अब ये जो ट्रीटी है जिसमें पंजाब और सिंध में चौथ कलेक्ट करने का अधिकार मराठाओं को मिला था, तो ये तो लेजिटिमेट ही नहीं है, क्योंकि पंजाब और सिंध तो मुगल एम्पायर के पार्ट ही नहीं रहे अब, वो तो अफगान किंगडम में मिल चुके हैं। इसलिए इस ट्रीटी को मुगल बादशाह सैंक्शन नहीं कर सके।